जो मूवी जहाँ बनती है वो जनरली वहीं के कॉन्टेक्स्ट में बनती है। हॉलीवुड में बनेगी तो वेस्ट का कॉन्टेक्स्ट होगा, बॉलीवुड में बनेगी तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट होगा। सेम लॉजिक एनिमे में भी लगता है। अब जापानीज लोगों को अपने कॉन्टेक्स्ट को लेके जो लगाव है, तुम एनिमे देखते होगे तो मालूम होगा कि भाई कितना ज्यादा है। उन्होंने तो अपना खुद का बैटमैन और स्पाइडरमैन तक बना रखा है। फैंटेसी के अलावा तुमने एनिमे में कितनी ही बार देखा है कि जापान से बाहर कहानी चल रही है, और अगर ऐसा होता भी है तो जापानीज लोग कोई खुले दिल से स्वागत नहीं करते उसका। इसलिए ऐसी एनिमे रेयर हैं जो जापान से बाहर हों और उनमें से भी गिनी चुनी पॉपुलर हो पाती हैं। उसमें से भी अगर तुम एक्शन हटा दो और कोई मैजिक सिस्टम हो तो वो भी हटा दो, केवल स्टोरी और कैरेक्टर बेस्ड, तो तुम्हें पता है मेन स्ट्रीम में कितनी एनिमे बचती हैं? सिर्फ एक। एंशिएंट चाइना के इंपीरियल पैलेस में सेट। इसमें कोई जादूगिरी नहीं है, कोई रिबॉर्न नहीं हो गया है जापान से यहाँ आकर के, बस प्योरली चाइनीज सेटिंग, चाइनीज कैरेक्टर्स और चाइनीज आर्किटेक्चर। वाह क्या डिटेलिंग है। लेकिन ये शो चाइनीज आइटमों की वजह से पॉपुलर नहीं है, वो है इस लड़की की वजह से। इसको सब माओ माओ के नाम से जानते हैं, जो अगर ये शो छोड़ के चली गई तो वही हाल होगा जो धमाल में घोड़े वाली पेंटिंग का हुआ था। देखो वो जमाना कब का गया जब लड़कियों का रोल इतना ही होता था कि यार आओ मुझे बचाओ, अब घर भी छोड़ के आओ। I love you. एक फीमेल लीड जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। आज तो बहुत ऐसी मिलेंगी जिनका कोई बाल भी नहीं बागा कर सकता, लेकिन माओ को तुम बिल्कुल भी ऐसा मत समझना। वो सब गुलाटी मार मार के लड़ लेंगी, लेकिन ये बेचारी मिडिल क्लास घर की सिंपल सी लड़की है जिसको कोई निंजा स्किल्स नहीं आते और है भी ये 1.5 पसली। और जहाँ वो रहती है वहाँ उसने एक भी गलती कर दी तो उसको तो साफ साफ बोल दिया जाएगा कि देखो। ऐसे हालात में भी कोई बैडएस कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है अगर वो इसकी तरह हो तो। माओ ऐसी कोई सिचुएशन बनने ही नहीं देगी, क्योंकि वो शुरू से अपने 2.5 किलो के दिमाग का इस्तेमाल जो कर रही होगी। तो अपोथेकेरी डायरीज इज इक्वल टू अ ब्यूटी विद ब्रेन्स, जो पैलेस के अंदर की मिस्ट्रीज सॉल्व करती है, स्पेशली मेडिकल मिस्ट्रीज, क्योंकि उसका काम ही यही है दवाई और ड्रग्स बनाना। इसलिए वो घोड़े की तरह घास फूस में घुसी रहती है कि क्या पता कोई नई जड़ी बूटी मिल जाए। ये देख के कुछ लोग विचलित हो सकते हैं, मैं गेंशिन प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। जमाना है इंपीरियल चाइना का। आम आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कौन रॉयल फैमिली से आए और तुम्हारे ऊपर घोड़ा गाड़ी चला के निकल जाए। ये रेस जिंदगी की रेस है। ऐसा होएगा तो नहीं, लेकिन अगर हो भी गया तो तुम क्या ही कर लोगे? तुम अगर रॉयल्टी में नहीं हो, मिलिट्री में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो रिश्तेदार जिंदगी भर ताना देंगे। जो रॉयल आदमी दिखे सर झुका लो, और कुछ भी हो जाए सर ना उठा देना। इस पूरे देश पे किसी का राज चलता है तो सिर्फ एक आदमी ही ऐसा है जिसके हाथ में सब कुछ है, दी एम्परर। अब जैसे अंकल बेन ने कहा था, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो इतनी ताकत का वो कहाँ इस्तेमाल करता है? अपने पर्सनल हैरम क्लब में 4 मेजर रानियां और उनके खास महल बनवा रखे हैं इसने। सिर्फ 4 ही नहीं, और भी रानियां हैं, लेकिन इन चारों से उसको हार्डली फुर्सत मिल पाती है। और एम्परर का क्या है, वो फुदक के कभी इस रानी के पास, कभी फुदक के उस रानी के पास। इतने बड़े पैलेस को सब मेंटेन करने के लिए तो हजारों नौकर चाहिए। अब पता चला रानी भाग गई किसी नौकर के साथ, फिर भाई प्रजा क्या कहेगी? ही भाग गई? किसके साथ भाग गई? सॉल्यूशन, नो नौकर ओनली नौकरानियां। 10 नहीं, 100 नहीं, हजारों नौकरानियां। और जो ये लड़के तुम्हें दिख रहे हैं ये एक्चुअली में VIPs हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। माओ अपने बापू के साथ सिंपल से झोपड़े में रहती थी, वहाँ से रोज अप डाउन करती थी, अपने काम से जाती थी और वापस आ जाती थी। बेसिकली उसका काम था दवाइयाँ बनाना और बेचना। ठीक है, ओके, दवा लिख लीजिए मेरी। रेटिंग सी डॉग बैक्सिंगो ब्लैक्स 1 वक्ली सी लिख लीजिए। सर झाटू है क्या अभी तक?
इस काम धाम के बीच वो अपने लिए फन टाइम निकालना नहीं भूलती, जिसमें वो अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। सांपों ने इसके खिलाफ यूनियन बना रखी है कि साली डरती ही नहीं है। एक दिन उसके बापू उसको वार्निंग देते हैं, बेटा आजकल बहुत किडनैपिंग हो रही है, संभल के आना। पापा आप अपनी चिंता करो, मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ इस कहानी की। A few moments later. माओ को इनर कोर्ट में भेज दिया जाता है। अब संडे हो या मंडे, भूल जाओ अंडे। जो खिलाएं वो खाओ, जो बोलें वो करो, और हमेशा सर झुका के। 3 महीने बीत जाते हैं और जब मामला ऐसे ही ठंडा पड़ा होता है तो एम्परर कहता है यार कुछ तो करना पड़ेगा। दो रानियों के बच्चे हो जाते हैं और दोनों बीमार। लेकिन ये एम्परर कहाँ चला गया? टॉप क्लास डॉक्टर बुलाया जाता है कि ये पता लगा लेगा कि क्या दिक्कत है, और अपने सालों के एक्सपीरियंस से वो क्या पता लगाता है? कुछ नहीं। जब डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देता है तो पूरे पैलेस में बात फैल जाती है और वो बात मामाओं तक भी पहुंच जाती है। तुम्हें पता है वो बच्चे बीमार नहीं है, तो उनमें शैतान घुस गया है। कौन से गांव से हो? यहाँ किसी के बस की नहीं पता लगाना, तो वो खुद ही पता लगा लेती है। अब वो सबके सामने आके नहीं बताती क्योंकि उसे अटेंशन नहीं चाहिए। तो वो एक फूल में कपड़ा लपेट के एक मैसेज छोड़ देती है दोनों रानियों के महल में। एक फूल देख के कहती है कि यार इस घर में एक ही फूल हो सकता है। दूसरी रानी के यहाँ मैसेज पढ़ लिया जाता है और उसका बच्चा बच जाता है। फिर एंट्री होती है इस बंदे की, वेल नॉट एग्जैक्टली बंदा बट VIP, जिनशी। अब जिनशी पता लगाता है कि मैसेज पहुंचाया किसने था। सभी लड़कियों को वो हॉल में बुलाता है और एक मैसेज दिखाता है और फिर उनसे कह देता है कि चलो बाहर जाओ। अच्छा, लेकिन मैसेज में लिखा होता है अंडी मंडी संडी जो बाहर गया वो। जब सब लड़कियां बाहर चली जाती हैं एक्सेप्ट माओ, तो जिनशी कहता है अच्छा तो तुम ही हो जो पढ़ सकती हो। यहाँ से शुरू हो जाती है पैलेस के अंदर की डिटेक्टिव स्टोरी ऑफ द वीक फीचरिंग माओ और जिनशी। अब उसे भी साथ रहना है क्योंकि उसे माओ से फ्लर्ट करने में बड़ा मजा आता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर जिनशी उसकी शक्ल राजकुमार की तरह है और सारी लड़कियां उस पर मरती हैं, इसलिए मामा उसको कूड़ा समझती है। हाँ, अगर वो सांप या बिच्छू की तरह दिखता तब मामा उसको ध्यान से देखती भी। माओ अपना पूरा फोकस मिस्ट्रीज पे लगाती है और काम धंधे पे लगाती है, और जिनशी माओ पे लगाता है। क्या रे भिख मंगिया? जिसका उसको रिजल्ट तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन हार मानने वालों में से भी नहीं है वो। माओ का बस चले तो वो दोबारा जिनशी की शक्ल भी ना देखे। वो बाकी लड़कियों की तरह है नहीं। रोमांस का कॉन्सेप्ट ही उसे बासी रोटी की तरह लगता है, लेकिन जब जिनशी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वो टॉपिक घुमा देती है। दिहाड़ी लगा जा। इग्नोर कर देगी या उल्टे सीधे जवाब दे देगी। सर झाटू है क्या? तो दोनों के बीच के इंटरेक्शन ऐसे हैं कि कोई नॉर्मल बातचीत नहीं होती, कभी सवाल जवाब का टेनिस मैच होता है। ये दोनों पैलेस की हर टाइप की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज हर टाइप की। यार चाबी नहीं मिल रही ड्रॉअर की, हर जगह ढूंढ लिया, तुम लोग ढूंढ दो। किसी मिस्ट्री में नया कैरेक्टर आएगा तो किसी में कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। मतलब मिस्ट्री चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका आगे जाके एक पर्पस तय है। शुरुआत में तुम्हें ऐसा लगे कि यार सेटिंग तो बड़ी एपिक है, लेकिन दिखा क्या रहे हैं? किसी को भूत दिख गया, अब भूत भगाओ। अपोथेकेरी डायरीज की मेन प्लॉट लाइन यानी ओवरआर्चिंग जो स्टोरी है, उसे सरफेस पे आने में थोड़ा टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें जितने कैरेक्टर्स है उतनी पॉलिटिक्स भी है, और सबको एनिमे ने इतना टाइम दिया है कि उनको सांस लेने का मौका मिल जाए, वरना इसमें इतना कंटेंट है कि तुम्हारा भी हाल उस डॉक्टर की तरह हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 सीजन में एनिमे ने 4 लाइट नॉवेल्स कवर करी हैं, और तुम्हें पता है कितने वॉल्यूम्स हैं? 16। अपोथेकेरी डायरीज का स्कोप समय के साथ बढ़ता ही रहेगा। सीजन 1 में पैलेस तक ही था, और सीजन 2 में तो स्केल बढ़ के वॉर तक चला गया, और सीजन 3, 4, 5, 6, 7 में क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं गेस भी नहीं कर सकता, मगर अब तक की ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से तो चीजें और इंटरेस्टिंग होंगी। आधा क्रेडिट तो माओ को जाता है, जो केवल अपनी प्रेजेंस से देखने वालों की अटेंशन कमांड करती है, जिसके लिए उसके पास ऑलरेडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और खुशी की बात यह है कि ये चीज सिर्फ अकेले माओ के पास ही नहीं है। देयर आर अ बंच ऑफ धांसू कैरेक्टर्स इन दिस शो दैट मेक्स अपोथेकेरी डायरीज अ मस्ट वॉच। हर एनिमे फैन के लिए, हर मिस्ट्री फैन के लिए
और हर रोमांस फैंस के लिए भी, अगर तुम्हें इस टाइप का रोमांस पसंद है तो।